डी कोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको इस हफ्ते की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दिल्ली में हुई बैठक के बारे में है। इन दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध से लेकर हथियार, कच्चा तेल और आपसी सहयोग पर कुल मिलाकर 19 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रशिया की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया है और वापस जाने से पहले राष्ट्रपति पुतिन को कई प्रकार के तोहफे भी दिए हैं। आज हम आपको वो सारे तोहफे भी दिखाएंगे जिनमें से एक रशियन भाषा में अनुवाद की गई भगवत गीता भी है। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं और इन दोनों नेताओं ने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को यह बता दिया कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद भारत और रशिया लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ना इनकी दोस्ती में कोई कमी आएगी और ना ही इनके व्यापार में। और आखिर में आपको भारत की इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे और वो है इंडिगो एयरलाइंस का पूरी तरह से चरमरा जाना। इंडिगो के इस क्राइसिस की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और भारत के लाखों यात्री परेशान हुए। अब समय आ गया है जब भारत में इस तरह की स्थिति होने पर प्राइवेट एयरलाइंस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दिल्ली में हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को असम ब्लैक टी दी है जो अपने खास स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शानदार नक्काशी और कारीगरी से बनाया गया सिल्वर टी सेट दिया है और महाराष्ट्र में हाथ से बनाई गई चांदी के घोड़े की एक मूर्ति दी है। भारत और रशिया दोनों देशों में घोड़े को साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है और यह है चांदी का वो घोड़ा जो प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे में राष्ट्रपति पुतिन को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा मार्बल चेस सेट यानी संगमरमर से बना शतरंज का एक सेट भी राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट में दिया है और इसे आगरा के कारीगरों ने बनाया है। और कश्मीरी सैफरन यानी उन्होंने केसर भी गिफ्ट में दिया है। केसर की खेती कश्मीर की घाटियों में होती है और ये अपने गहरे रंग और शानदार सुगंध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और अब इन दोनों नेताओं की जो दोस्ती है वो केसर की सुगंध की तरह महकती रहेगी। और इसके बाद रशियन भाषा में अनुवाद की गई एक भगवत गीता भी उन्हें गिफ्ट की गई है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 6 शानदार गिफ्ट दिए गए हैं और ये गिफ्ट ऐसे हैं जो बहुत ही सोच समझकर उन्हें दिए गए हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए, चाहिए केसर हो जिससे शायद ये कहने की कोशिश की गई है कि दोस्ती महकती रहे हमेशा, चाहे शतरंज दिया गया हो, ये चाय असम की चाय उन्हें दी गई है, वीरता का प्रतीक घोड़ा दिया गया है और इन सब चीजों का राष्ट्रपति पुतिन के जीवन में कोई ना कोई मायने जरूर है। शतरंज शायद यह दिखाता है कि इस समय शायद भारत उन्हें कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अच्छी रणनीति बनाए क्योंकि रशिया युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। रशिया इस समय कई प्रकार के युद्ध लड़ रहा है। भगवत गीता से भी अगर पढ़ेंगे राष्ट्रपति पुतिन तो उन्हें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में एक स्टेट डिनर होस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, भारत के उपराष्ट्रपति, कई कैबिनेट मंत्री और नेता शामिल हुए। यह राष्ट्रपति पुतिन के 2 दिन के भारत दौरे का आखिरी कार्यक्रम था। अब आपको बताते हैं कि पूरे दिन क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रशिया की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया है। ध्रुव तारा एक आसमान में ऐसा तारा है जो आसमान में कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता, अपना स्थान नहीं बदलता। समय, दिशाएं और मौसम बदल जाएं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा अडिग रहता है और अपनी रोशनी से सबको रास्ता बताता है। ठीक उसी तरह भारत और रशिया की दोस्ती भी है जो किसी भी चुनौती से प्रभावित नहीं होती। दुनिया कितनी भी बदल जाए, चुनौतियां कितनी भी बड़ी से बड़ी सामने आ जाएं,
लेकिन यह रिश्ता मजबूती से अपनी जगह खड़ा था, खड़ा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई और आपको इस बातचीत की 5 बड़ी बातें हम बताते हैं कि इस बातचीत में आज क्या क्या हुआ। पहला, भारत और रशिया ने वर्ष 2030 तक अपने आपसी व्यापार को 8.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा दूसरी बात यह कि दोनों देश वीजा फ्री एंट्री पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत और रशिया के लोगों को एक दूसरे के देश में जाने के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, वो समय दूर नहीं है जब आपको अगर रशिया जाना है या काम के सिलसिले में या रशिया छुट्टियां बिताने के लिए वेकेशन पर, तो आपको वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और रशिया के लोगों को भी भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स कम लगेगा और दोनों ही देशों में एक दूसरे का सामान सस्ते दाम पर बिकेगा। और इससे एक फायदा और भी होगा। असल में ये दोनों देश जो हैं, ये अमेरिका के टैरिफ से परेशान हैं, अमेरिका के अलग अलग सैंक्शन से परेशान हैं और इसलिए भारत का जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो कम हुआ है। अब उस व्यापार की जो कमियां हैं, जो कम हुआ है, उसे उसकी भरपाई कैसे की जाए, उस भरपाई के लिए भारत को नए बाजार ढूंढने होंगे, नए पार्टनर्स बनाने होंगे और जो भारत के दोस्त हैं उन देशों के बाजारों में अपना सामान पहले से ज्यादा बेचना होगा। तब जाकर उस नुकसान की भरपाई होगी जो अमेरिका की वजह से हमें हो रहा है। और इसलिए भारत अब रशिया के बाजार को एक ऐसा ही बाजार मान रहा है जहां पर हमें अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात जो आज हुई वो ये कि आपसी व्यापार में रुपी और रूबल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आपसी व्यापारिक लेन देन दोनों देशों के बीच आसानी से हो। यानी ये दोनों देश जो हैं अब डॉलर को बीच में से हटा देंगे और सीधे जो लेन देन होगा वो रुपए और रूबल में होगा। रूबल रशिया की करेंसी है, रुपया भारत की करेंसी है और अब इन्हें डॉलर में व्यापार नहीं करना होगा। इस पर बातचीत हो रही है। चौथी बात, दोनों देश मिलकर भारत में एक यूरिया प्लांट बनाएंगे और रशिया में भारत की मदद से एक फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाया जाएगा। तो एक प्लांट भारत में बनेगा यूरिया का, वो रशिया की मदद से बनेगा, और एक प्लांट दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल प्लांट लगेगा रशिया में, वो भारत लगाएगा। और पांचवी बात, मेक इन इंडिया योजना के तहत दोनों देश मिलकर भारत में अब समुद्री जहाज बनाएंगे और भारत और रशिया के बीच नए समुद्री अंतर्राष्ट्रीय रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, जिससे व्यापार और तेज रफ्तार से होगा और सस्ता भी होगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि भारत अब अपने देश में रशिया की मदद से समुद्री जहाज भी बनाना शुरू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत और रशिया के डेलीगेशंस के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में करीब 2 घंटे तक ये बातचीत हुई, जिनमें ये सारे फैसले लिए गए, समझौते हुए। तो आज अब आपको उस बैठक की तस्वीरें दिखाते हैं और इसके बाद हम आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में इस मुलाकात को और इस मुलाकात के असर को डिकोड करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। इस शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर 19 समझौते हुए हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया, जिसमें से 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, रशिया भारत को लंबे समय तक ऑयल, गैस, कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस देगा, यानी LNG देगा।
भारत को ये सप्लाई समय पर मिले, इसलिए ईरान और टर्की के रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। यानी एनर्जी के मामले में अब भारत रशिया पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। रशिया से हम ऑयल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे और एलएनजी खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये पूरी दुनिया को एक संदेश है, खास तौर पर अमेरिका को और पश्चिमी देशों को, कि आप कितने भी सैंक्शंस लगाइए, कितनी भी विरोध कीजिए, भारत और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का यह व्यापार और बढ़ेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनर्जी यानी ऊर्जा भारत और रशिया के संबंधों का मुख्य आधार है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, वो सारा ऊर्जा का है, एनर्जी से संबंधित है। तीसरा, अब भारत में ही रशिया से लिए गए हथियारों और रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच जॉइंट वेंचर भी बनाए जाएंगे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, हवाई जहाज, फाइटर जेट्स खरीदता था, लेकिन ये जो पूरा लेन देन होता था, ये ऐसा होता था, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप की बात चल रही है। यहां पर यह बात चल रही है कि रशिया भारत को टेक्नोलॉजी बेच नहीं रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। भारत को सिर्फ फाइटर जेट्स बेच नहीं रहा है, बल्कि फाइटर जेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दोनों देश मिलकर अब एक साथ मिसाइल्स बनाएंगे, फाइटर जेट्स बनाएंगे और भी दूसरे तरीके के कई प्रकार के हथियार बनाएंगे और ये सब जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग के तहत होगा। चौथा, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एविएशन में आपसी सहयोग को और बढ़ाने की बात हुई है। दोनों देश मिलकर परमाणु रिएक्टर लगा रहे हैं, यात्री विमान मिलकर बना रहे हैं और अंतरिक्ष में भी भारत को रशिया के अनुभव का फायदा लगातार मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। पांचवी बात, अब भारत के जो मजदूर हैं, भारत के जो वर्कर्स हैं, रशिया में सीधे जाकर काम कर पाएंगे। अब तक भारत के लोग मिडिल ईस्ट के देशों में जाया करते थे, वहां काम किया करते थे, या फिर भारत के लोग अमेरिका में H-1B वीजा के पीछे भागते थे। अमेरिका ने मान लीजिए कह दिया कि अब हम H-1B वीजा नहीं देंगे, तो भारत में खलबली मच जाती थी। लेकिन अब भारत के जो लोग हैं, भारत के जो वर्कर्स हैं, उन्हें एक और देश और एक बड़ा बाजार मिल गया है जहां वो रोजगार के लिए, काम करने के लिए जा सकते हैं। और अब भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के वर्कर्स रशिया में जाकर काम कर पाएंगे, यानी एक और बड़ा बाजार एम्प्लॉयमेंट के लिए खुल गया है। छठी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रशिया मिलकर लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, SCO और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और रशिया करीबी सहयोगी हैं और यहां से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ये दोनों मिलकर तेजी लाएंगे। और सातवीं बात, रशिया के लोगों को भारत में अब 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा। 2024 में रशिया से करीब 1,60,000 लोग भारत घूमने के लिए आए थे। अब भारत में रशिया से और ज्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं, जिससे भारत के टूरिज्म सेक्टर को बहुत फायदा हो सकता है। रशिया से लोग आएंगे भारत देखने के लिए, भारत घूमने के लिए। और आठवीं बात, रशिया में भारतीय कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्कटिक रूट पर जहाज, समुद्री जहाज चलाने और नेविगेशन की ट्रेनिंग खास तौर पर उन्हें दी जाएगी। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति पुतिन से अपने मन की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है और हम सबको मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच का आपसी भरोसा अब आप देखिए कि सैकड़ों कैमरों के सामने उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात की और यह भी बताया कि भारत
न्यूट्रल यानी तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। तो आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब रशिया के राष्ट्रपति से कोई मिलेगा तो यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करने से शायद वो असहज हो जाएंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा जब भी वो मिलते हैं अपने पुराने दोस्त से, दोनों के बीच संबंध इतने अच्छे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा पहले वो ये कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर कहा, और आज भी उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए, और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्ध को बंद करने में एक व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई है। I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that and the fact that you, ex-Prime Minister, pay special personal attention to that. अब देखिए, दोनों बड़े नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं और रशिया पर भी बहुत सारे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और ये दोनों ही नेताओं ने आज दुनिया को, खास तौर पर पश्चिमी देशों को, यह बताने की कोशिश की है कि वो इन तमाम सैंक्शंस के बाद भी अपनी दोस्ती ऐसे ही जारी रखेंगे और इन प्रतिबंधों का मिलकर मुकाबला करेंगे। इसका मतलब है कि पश्चिमी देश एक तरफ हैं और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो दोस्ती है ये एक तरफ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रशिया की इस दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। और भारत और रशिया की दोस्ती और इन दोनों नेताओं की दोस्ती आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी।
आज राष्ट्रपति पुतिन ने अगले साल मॉस्को में होने वाले भारत और रशिया शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया। और अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद अपने भाषण के अंत में एक रशियन शब्द का इस्तेमाल किया और वो है स्पासिबा। रशियन भाषा में स्पासिबा का मतलब होता है धन्यवाद। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्पासिबा कहा तो राष्ट्रपति पुतिन मुस्कुराने लगे। आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। थैंक यू सर। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करके रशियन भाषा और वहां की संस्कृति के प्रति अपना सम्मान दिखाया, जिसे कूटनीति में आपसी भरोसे और आदर का संकेत माना जाता है। हम लगातार जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तब से उनकी कार के बारे में आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन अपनी गाड़ी से ही, अपनी उसी कार से राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये राष्ट्रपति पुतिन की वही गाड़ी है जिसका नाम है औरस सेनाट, जो आप देख रहे हैं। और पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वहां अपनी इसी कार को लेकर जाते हैं और वो अपनी इसी कार में सफर करते हैं। और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक चलता फिरता किला है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कारों में इसे गिना जाता है, दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में इसे गिना जाता है। और आप जब भी राष्ट्रपति पुतिन को देखेंगे तो इसी गाड़ी में आप उन्हें देखेंगे। यही वो उनकी गाड़ी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ये एक लिमोजिन कार है और कहा जाता है कि ये दिखती कार की तरह है, लेकिन असल में ये एक टैंक है। 7 टन के आसपास इस गाड़ी का वजन है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक टैंक की तरह बनाई गई है और दिखती जरूर एक लिमोजिन कार की तरह है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लोगों का दिल जीत लिया। राष्ट्रपति पुतिन की छवि एक ताकतवर नेता और एक सख्त प्रशासक की है, लेकिन आज दिल्ली में उन्होंने यह दिखा दिया कि वो एक नरम दिल इंसान भी हैं और उनकी यह अदा लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आज जब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन अपनी गाड़ी से उतरे तो सामने खड़े भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी ने उन्हें सैल्यूट किया और राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके साथ हैंडशेक कर लिया। आमतौर पर ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष इस तरह के सैल्यूट को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर सिर्फ आंखों से अभिवादन करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन खुद आगे बढ़े और उन्होंने इस सैनिक से बड़े सम्मान के साथ हाथ मिलाया। तस्वीर देखिए। तो देखिए सैनिक के लिए कितने सम्मान की बात है। और इस सैनिक को हमेशा ये याद रहेगा कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे तो उन्होंने खुद इस सैनिक के साथ हाथ मिलाया था। और ये सिर्फ एक सैनिक का सम्मान नहीं है, ये भारत की सेना का सम्मान है, भारत के हर सैनिक का ये सम्मान है। इस तस्वीर से 2 बातें पता चलती हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन के दिल में राष्ट्रवाद और सैनिकों के लिए विशेष सम्मान है, और दूसरा, वो बाहर से बहुत सख्त हैं लेकिन अंदर से उतने ही नर्म भी हैं और वो एक नेक दिल इंसान है। आज मुझे उनकी एक पुरानी तस्वीर याद आ रही है जो उनकी इसी छवि को दर्शाती है। बात है वर्ष 2017 की, जब तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए आए थे तो गिफ्ट के तौर पर एक कुत्ते को लेकर आए और उन्होंने उस छोटे से कुत्ते को उसकी गर्दन की खाल पकड़कर ऐसे लटकाया हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने उस कुत्ते को अपनी गोदी में ले लिया और उसे बहुत प्यार से सहलाया। ये तस्वीर देखिए आपके सामने है।
अपनी गोदी में उठाया, उसे प्यार किया, उसे किस किया, तो यहां आप समझ सकते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है वर्ष 2017 की, जब राष्ट्रपति पुतिन रशिया के शहीदों का सम्मान करने के लिए वहां के राष्ट्रीय स्मारक गए थे और उस दौरान अचानक से तेज बारिश होने लगी, लेकिन उन्होंने शहीद सैनिकों के सम्मान में छाता लेने से इनकार कर दिया और श्रद्धांजलि देते समय लगातार ऐसे ही बारिश में खड़े होकर वो भीगते रहे। वो चाहते तो छाता ले सकते थे, वो चाहते तो थोड़ी देर के लिए अलग जा सकते थे, लेकिन बारिश में खड़े रहे। वो तस्वीरें भी आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि उनके मन में राष्ट्रवाद और सैनिकों के लिए कितना सम्मान है। वो तस्वीरें भी देखिए। अब देखिए, राष्ट्रपति पुतिन, वो बहुत पुरानी है, 25 साल पुरानी दोस्ती है। दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समान है। उम्र लगभग समान है। राष्ट्रपति पुतिन 73 साल के हैं, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं। दोनों के बीच ही पश्चिमी देशों की तरफ से बहुत सारे नैरेटिव्स गढ़े गए, दोनों पर ही आरोप लगाए जाते हैं, दोनों को ही अस्थिर किए जाने की बहुत कोशिशें हुई, बहुत षड्यंत्र रचे गए। दोनों ही अपने देश में सबसे शक्तिशाली नेता हैं, दोनों ही अपने देश में बहुत लोकप्रिय हैं और दोनों ही किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रहित से समझौता कभी नहीं करते। और इसीलिए पश्चिमी ताकतें जो हैं वो दोनों पर आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र रशिया में खत्म हो रहा है, भारत में भी खत्म हो रहा है, वहां भी संविधान खतरे में है, भारत में भी संविधान खतरे में है। आपने ये सब देखा होगा, ये सारी चीजें सुनी होंगी। रशिया की इकोनॉमी के बारे में भी पश्चिमी देश कहते थे कि जब हम सैंक्शंस लगा देंगे तो रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के बारे में भी ये कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी तो एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन इन दोनों नेताओं के कद को कोई कम नहीं कर पाया। जितनी ज्यादा इनकी आलोचना हुई, जितना ज्यादा इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, ये उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होते चले गए। और राष्ट्रपति पुतिन 25 साल से सत्ता में बने हुए हैं, कोई हिला नहीं पाया। और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई हिला नहीं पाया। और जाहिर है, जब इतनी सारी चीजें कॉमन हैं दोनों के बीच में, उनकी जो शख्सियत हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनमें इतनी सारी समानताएं हैं, तो दोस्ती भी इतनी गहरी है। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके पिछले 25 वर्षों से शानदार संबंध रहे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को, उसको भी 25 साल हो गए। तो दो देशों के बीच इतनी पुरानी दोस्ती, लेकिन दो नेताओं के बीच 25 साल की जो दोस्ती है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के दो धुरंधर नेता हैं। और आज जब ग्लोबल कूटनीति एक कुरुक्षेत्र बन चुकी है, तो ये दोनों ऐसे योद्धा की तरह खड़े हुए हैं जो अपने अपने मोर्चों पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति पुतिन को रशियन भाषा में अनुवाद की गई एक भगवत गीता की कॉपी गिफ्ट की है। गीता सिर्फ विश्व की सबसे अनमोल ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि गीता में नेतृत्व, युद्ध नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दर्शन, शांति, सबको समझने का पूरा दर्शन है। भगवत गीता द्वापर युग में जितनी उपयोगी थी, आज के युग में भी उतनी ही उपयोगी है। और आज भी दुनिया में वैसे ही युद्ध चल रहा है, चुनौतियां वैसी ही हैं। और आज रशिया और यूक्रेन युद्ध के मैदान में है और रशिया का एक युद्ध पश्चिमी देशों और नेटो से भी चल रहा है। आज हमें कूटनीति भी चाहिए,
रणभूमि में विजय भी चाहिए, कर्तव्य बोध का ज्ञान भी होना चाहिए और हमें शांति भी चाहिए। और इन सभी का हल और मार्गदर्शन सिर्फ एक ग्रंथ से मिल सकता है और वो है भगवत गीता। अंतर्राष्ट्रीय कुरुक्षेत्र में मोदी और पुतिन आज ऐसे ही किसी योद्धा की तरह खड़े हैं और पूरी दुनिया को आप एक महाभारत का मैदान मान सकते हैं। आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ पश्चिमी गठबंधन जिसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो है, और दूसरी तरफ रशिया, चीन और ग्लोबल साउथ है। आज दुनिया में 20वीं सदी का शीत युद्ध नहीं बल्कि 21वीं सदी का एक आर्थिक युद्ध चल रहा है। युद्ध के तरीके बदल चुके हैं, अब नैरेटिव का युद्ध चलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए ये भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आज भगवत गीता की एक कॉपी अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की है। तो ये तस्वीर तो आपने देख ली जिसमें रशियन भाषा में अनुवाद की गई एक भगवत गीता की कॉपी गिफ्ट की गई है। इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वर्ष 2019 में किर्गिस्तान के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 10 पुस्तकों को एससीओ देशों की अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने का प्रस्ताव रखा था और प्रधानमंत्री मोदी की इसी पहल के बाद गीता का रशियन भाषा में अनुवाद किया गया और राष्ट्रपति पुतिन को रशियन भाषा में गीता गिफ्ट करना सिर्फ एक सांस्कृतिक पहल नहीं है बल्कि नॉलेज डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है। और प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय ग्रंथों के ज्ञान में दुनिया को जोड़ने की जबरदस्त ताकत है और इसीलिए उनका अनुवाद करके भारत इन्हें दुनिया भर में पहुंचाना चाहता है। 2019 में एससीओ कंट्री का समिट था बिश्केक में। उसमें प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था हम लोग 10 भारत की मॉडर्न लिटरेचर को हम एससीओ कंट्रीज भाषाओं में अनुवाद करवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर भारतीय साहित्य की 10 किताबों की अनुवाद कराएंगे करके उधर उनकी एजेंडा में देखिए बोलते मतलब कितना उनकी उस जनरली उसमें मतलब ही हैज केप्ट स्पेस फॉर द इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेजेस। एससीओ कंट्रीज लैंग्वेजेस है एक रशियन लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 3 भाषाएं। उसको फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसीज को कांटेक्ट करके उसको प्रॉपर एडिटिंग वेटिंग करवा दिया। जब भारत चेयरमैन था, एससीओ कंट्रीज की चेयरमैनशिप था, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ वर्चुअली हुआ है, वो उसमें हमको रिलीज करने का करके प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया हमने जो बोला था 10 किताब की हम करेंगे करके एससीओ कंट्रीज का लैंग्वेजेस में कर दिया करके he has also virtually announced it. मतलब how he is concerned about our Indian literature, Indian languages, even in the international platforms. किसी भी देश के जो संस्कार होते हैं, उस देश की जो संस्कृति होती है, उस देश का साहित्य होता है, माइथोलॉजी होती है, वो उसकी सॉफ्ट पावर होती है। भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति है, वो क्या है? वो है हमारी इतनी पुरानी संस्कृति। और अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी अपनी इसी संस्कृति को पूरे दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर लगी हुई थी, खास तौर पर पश्चिमी देशों की नजरें, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही दिलचस्पी के साथ इस बैठक को देख रहे होंगे। इस बैठक का क्या नतीजा निकला, कौन कौन से समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं, वो बहुत ध्यान से आज कागज और पेन लेकर नोट करते जा रहे होंगे। लेकिन आज ही के दिन कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसकी हमारे पूरे देश में चर्चा हो रही है, और ये खबर जो है ये आज भारत की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये भारत के आम लोगों से जुड़ी हुई है। और आज भारत के आम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे परेशान हैं? इसलिए शुरुआत कुछ तस्वीरों से ही करते हैं। आपने ऐसी तस्वीरें शायद किसी रेलवे स्टेशन या किसी बस अड्डे पर भी नहीं देखी होंगी, लेकिन देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर आज इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही हैं। जरा देखिए।
don't want anything else. I want printout for my cancellation. पब्लिक को बताओ क्यों प्रॉब्लम आ रही है 4 दिन से, हमको जानना है। कारण बताओ, प्लीज बताओ। रियल रीजन चाहिए, रियल रीजन। सर इस पे बताओ। इतने दिन सही चलने वाली फ्लाइट, इंडिया का सबसे 1 नंबर एयरलाइंस, 4 दिन से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप भी सोच रहे होंगे कि भारत की जनता को अचानक से क्या हो गया, ये इतने सारे लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, इतनी सारी अभद्र बातें क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी नारेबाजी क्यों हो रही है। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह 3 बजे उठकर कोई फ्लाइट लेने के लिए गया है अपने परिवार के साथ और उसे 10-12 घंटे हो चुके हैं एयरपोर्ट पर और कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो वो क्या करेगा? इसी तरह का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी खबर इंडिगो एयरलाइंस का यही संकट है, क्योंकि देश की एविएशन इंडस्ट्री इस समय लहूलुहान हो रही है। इंडिगो के लाखों हवाई यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और वहां पर अराजकता का माहौल है। इंडिगो के यात्री लगातार हवाई अड्डों पर हंगामा कर रहे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं कि उन्हें अगली फ्लाइट कब मिलेगी। इसलिए आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस क्राइसिस को पूरे देश के सामने लाएं और ये सवाल करें कि ये सब कब तक चलता रहेगा। और हमारा आज एक सवाल है कि क्या अब भारत के एविएशन सेक्टर को ठीक करने के लिए तुरंत एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। अब आपको कुछ हवाई यात्रियों की आप बीती सुनाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये संकट कितना बड़ा है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से कर्नाटक के हुबली में एक दूल्हा और दुल्हन अपनी ही शादी के रिसेप्शन में शामिल नहीं हो सके और एक दूल्हा दुल्हन भुवनेश्वर में फंसे रहे ये दोनों, और दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने रिसेप्शन में हिस्सा लिया। ये देखिए आप। अब एक और तस्वीर देखिए, यह बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर है। चारों तरफ लोगों का सामान बिखरा पड़ा है और ठीक ऐसे ही हालात देश के न जाने कितने और एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। यहां भी आप जरा देखिए, ये जो तस्वीर है जरा इसे ध्यान से देखिए। मैं हट जाता हूं और आप तस्वीरों को देखिए। हवाई उड़ान का ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई इन शहरों पर हुआ है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एक यात्री अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं पहुंच पाई। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। यानी चाहे आपकी शादी का रिसेप्शन है, आप नहीं पहुंच सकते, और या फिर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आप अस्थि विसर्जन के लिए भी पहुंच नहीं सकते। ये तो दो हमने आपको ऐसी घटनाएं दिखाई, लेकिन
बाकी यात्रियों की भी आप बीती जरा सुनिए। कोई 10 घंटे से फंसा हुआ है तो कोई 15 घंटे से ऐसे ही एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। अब देखिए कि इंडिगो की ये जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या विलंब से चल रही हैं, भारत के जो यात्री हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन विदेशों से जो यात्री आ रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। कई विदेशी यात्रियों की अपने देश लौटने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी छूट गई, मिस हो गई। विदेशों से जो लोग आते हैं, भारत घूमने के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं, और दूर से जब वो सोचते हैं तो भारत एक बहुत ही बूमिंग इकोनॉमी नजर आती है और भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो भी लगातार विस्तार ले रहा है। लेकिन ये जो विदेशी यात्री यहां पर आए, सोचिए एक प्राइवेट एयरलाइंस की वजह से, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, उसके चरमरा जाने की वजह से इन विदेशी यात्रियों को कितना बड़ा झटका लगा, वो भी देखिए। We started from Calcutta and we came here for 5 days and now we have to get back to Calcutta because our flight back to Israel is from Calcutta. And I don't know why they cancel it because we get a few minutes ago the border card and she said in the entrance that it cancelled. अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। एविएशन सेक्टर में आज हम सर्जरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही इंडिगो का यह संकट शुरू हुआ, दूसरी एयरलाइंस ने टिकटों के दाम कई गुना बढ़ा दिए। अब कुछ आंकड़े जरा देखिए। 6 दिसंबर को दिल्ली से पटना की जो फ्लाइट है उसमें एक तरफ का किराया 34,000 रुपए है, एक तरफ का 34,000। इसी तरह से दिल्ली से बेंगलुरु का औसत किराया 67,000 रुपए है। दिल्ली से मुंबई का किराया 36,000 रुपए है और दिल्ली से कोलकाता का किराया करीब 39,000 रुपए है। सामान्य दिनों में इन सभी रूट्स पर यही किराया 5 से 7,000 रुपए के बीच में होता है। आज हालात ये हैं कि दिल्ली से दुनिया के कई शहरों का किराया दिल्ली और बेंगलुरु से कम है। जैसे 6 दिसंबर को अगर आप दिल्ली से लंदन जाएं तो एक तरफ का हवाई टिकट जो है वो 26,000 रुपए का है। यानी 6 दिसंबर को जितना पैसा देकर आप दिल्ली से पटना, कोलकाता या बेंगलुरु जाएंगे, उससे कम पैसे में आप लंदन जा सकते हैं, उतने पैसे में आप दुबई जा सकते हैं। ये इस समय स्थिति है और यहां आप देख सकते हैं। और ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक तरफ का किराया है। ये जो दिल्ली पटना है, आप सोचिए आना जाना एक तरफ का अगर 34,000 है तो आना जाना इससे डबल लगा लीजिए। दिल्ली बेंगलुरु 67,000 रुपए की टिकट इस समय चल रही है। दिल्ली मुंबई 36,000 रुपए की टिकट चल रही है। तो इस समय हालात बहुत ही खराब हैं और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आने वाले एक हफ्ते में 10 दिन में आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे काम से जा रहे हैं या वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाइए। ज़रा देखते रहिए कि दिल्ली या दूसरी जगहों के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके क्या हालात हैं। जो इंडिगो एयरलाइन है वो तो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, लेकिन अब उसकी वजह से बाकी जो एयरलाइंस हैं उनकी टिकट भी बहुत महंगी हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा है भारत के हवाई अड्डों पर और इंडिगो जैसी जो बड़ी एयरलाइन है जब वो चरमरा गई है तो सरकार क्या कर रही है। तो अब आपको बताते हैं कि सरकार ने आज क्या बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार ने इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। आज डीजीसीए ने
इंडिगो के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उनसे पूछा कि भाई हो क्या रहा है। डीजीसीए ने पायलट्स की छुट्टी के अपने नए नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो देखिए, इंडिगो लगातार ये कह रहा था कि जो नए नियम आए हैं डीजीसीए की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि अब पायलट्स को ज्यादा रेस्ट दिया जाएगा, अब आप अपने क्रू मेंबर से जरूरत से ज्यादा काम नहीं ले सकते, उसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है। क्योंकि सरकार ने जब कहा कि पायलट्स अब कम उड़ान भरेंगे, जो क्रू मेंबर्स हैं वो कम काम करेंगे, तो इंडिगो के पास उतना स्टाफ था ही नहीं, स्टाफ की कमी हो गई। इंडिगो के पास प्लेन तो हैं, हवाई जहाज हैं, लेकिन उड़ाने के लिए पायलट नहीं है। हवाई जहाज खड़े हुए हैं, लेकिन क्रू नहीं है, स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है। और सोचिए, ये जो एयरलाइन है ये लगातार टिकटें बेचती चली गई। जितनी टिकटें बिकी सारी की सारी टिकट बेच दी, किसी को भी मना नहीं किया। पैसा जो आ रहा था उसको रोका नहीं, मना नहीं किया, क्योंकि आता हुआ पैसा किसे खराब लगता है। इसलिए पैसा पूरा बटोर लिया इन सारे लोगों से, पूरे 100% पैसे सारे के सारे रख लिए अपनी जेब में, टिकटें सारी बेच दी, जबकि वो जानते थे कि हमारी इतनी इस समय स्थिति नहीं है कि इतनी फ्लाइट्स चला सकें, इतने फ्लाइट्स को, इतने बड़े ट्रैफिक को हम हैंडल कर सकें, लेकिन सारी टिकटें बेच दी। बड़ी बात यह है, आप जानते थे कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, पायलट्स नहीं है, तो आपने इतने टिकट बेचे क्यों? आपको पहले अपने यात्रियों को बता देना चाहिए था कि हम अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या 50% कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, और उसके बाद आप पहले से उनको बता देते कि हमने फ्लाइट कैंसिल कर दी है। अब सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये सारे नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए जल्दी से। हम थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीन पर रखते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिए। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर आपको चाहिए तो वो नंबर ये है। The Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for two things. One, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And two, we want to ensure safe operations in the country also. This two priority, the ministry has been thoroughly engaging from day one. अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन मैं नहीं सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज हम आपके लिए एक ऐसे शब्द को डिकोड कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और यह शब्द है रेज बेट। अंग्रेजी का शब्द है और इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो रेज बेट का मतलब होता है सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काकर उनका ध्यान खींचने वाला कोई पोस्ट। यानी
आपको गुस्सा दिलाने वाला कोई पोस्ट जो सोशल मीडिया पर किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा पोस्ट, वीडियो या कंटेंट जो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, जिसे देखकर आप गुस्से में तमतमा जाएं। और जब आप गुस्से में तमतमा जाएंगे या तो आपकी भावनाएं आहत होंगी, आप नाराज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करेंगे और इसके बारे में लोगों से शेयर भी करेंगे और सोशल मीडिया कंपनियों का काम बन जाएगा। वो क्या चाहती हैं? वो ये चाहती हैं कि आप कुछ पोस्ट पढ़ें, वो पोस्ट आपको चुभे, जब आपको चुभेगा तो फिर आप उसके बारे में कमेंट भी करेंगे और आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। रेज बेट शब्द का वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाना यह बताता है कि सोशल मीडिया पर आपके गुस्से और आपके भावनाओं की इस समय बोली लगाई जा रही है। आपकी भावनाओं और आपके गुस्से को भी अब बेचा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल इस साल 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। क्रोध एक शक्तिशाली मानवीय भावना है। अगर इसका उपयोग खुद के बदलाव के लिए या फिर इसका इस्तेमाल अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए किया जाए तब तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सोशल मीडिया के लिए आपका गुस्सा एक ऐसी करेंसी है जिससे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनियों की कमाई होती है। इसलिए सोशल मीडिया आपको सच नहीं बताता, सिर्फ आपको गुस्से का एक डोज देता है। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके दिमाग को जानबूझकर गुस्से में रखने की कोशिश करती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहें, अपने क्रोध का इजहार करें, जिससे इन कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसमें हेट कंटेंट बहुत बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो लोगों को चुभें। वो इसीलिए होता है। और ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं असल में ये कहते तो हैं कि हम जो इस प्रकार का जो कंटेंट है, हेट कंटेंट, उसके खिलाफ है, लेकिन इनका जो एल्गोरिथम है, यानी आपका जो गुस्सा है, वही सोशल मीडिया का एल्गोरिथम का सबसे बड़ा ईंधन बन गया है। इनका पूरा जो एल्गोरिथम चलता है सोशल मीडिया का, वो आपके गुस्से के ईंधन पर चलता है। जिस कंटेंट से लोग भड़कते हैं उसी से सबसे ज्यादा कमाई होती है। और रेज बेट शब्द इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और इसके पीछे आपको सोशल मीडिया का काला सच नजर आएगा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक चेतावनी है उस डिजिटल जहर की जिसे हम हर रोज स्क्रॉल करते करते पी रहे हैं। रेज बेट के एल्गोरिथम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आपकी शांति छिन जाए और आपकी भावनाएं सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में फंस जाएं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके गुस्से को भड़काकर आपको समाज को बांटने वाली बहस की तरफ हर दिन धकेला जा रहा है। आपको या तो किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ, या लेफ्ट या राइट, या हम या फिर वो, इसके बीच में बांटा जा रहा है। सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत का अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि आपकी भाषा में जुड़ने वाले ज्यादातर शब्द अब सोशल मीडिया से आ रहे हैं। ये जो रेज बेट है, ये सोशल मीडिया से आया शब्द। हमने आपको पिछले दिनों कैम्ब्रिज डिक्शनरी के भी वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बताया था, जिसका नाम है पैरा सोशल। इसका मतलब होता है एक तरफा प्यार या लगाव। और इसी तरह कॉलिंस डिक्शनरी ने भी वाइब कोडिंग को इस बार वर्ड ऑफ द ईयर चुना, जिसका मतलब होता है मूड के हिसाब से कोडिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 में भी ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, जिसका मतलब होता है वो मानसिक थकान जो लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से होती है। और अब रेज बेट और ब्रेन रॉट मिलकर बताते हैं कि हमारा ऑनलाइन इकोसिस्टम कैसे आपको बीमार कर रहा है, कितना जहरीला बन चुका है। और ये जो जहर है, यही इनका ईंधन है। इसीलिए आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा जहर भरते हैं। आपके दिमाग में नफरत भरी जाती है, घृणा भरी जाती है, आपको क्रोधित किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस क्रोध को वापस सोशल मीडिया पर निकालें। अब सवाल यह है कि आपके पास इसका समाधान क्या है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स आपको सबसे ज्यादा भड़काते हैं, उन्हें तुरंत ब्लॉक कीजिए। उन्हें किसी भी हाल में अपना ध्यान न दें, क्योंकि आपका जो अटेंशन है, यही तो उनकी सबसे बड़ी करेंसी है। आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए अपने ध्यान को उस तरफ ना ले जाएं। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि यह हमारे लिए सिर्फ एक डिजिटल युद्ध नहीं, बल्कि हमारी सोच, सभ्यता
और संस्कृति को बचाने की भी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारी सोच, समझ और विवेक भी दांव पर लगे हुए हैं। इसलिए अब आप सोशल मीडिया को अपने गुस्से को भड़काने का इसके बाद एक भी मौका और ना दें। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।